चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और घंटी का निशान दबाएं तथा सब्सक्राइब बटन दबाएं। शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करें। इससे पिछले वीडियो में हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे थे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो इससे पहले हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। आज भी इसी वृद्धि संधि के विषय में ही पढ़ेंगे। अगला तो सूत्र नंबर 6। ओमांगोष्ठ यानी कि ए और आ के बाद में ओम और आंग या आंग को कहते हैं आ। दोनों अव्यय आने पर पररूप आदेश होता है। पररूप आदेश होता है यानी कि पररूप संधि होगी। जैसे कि सिवाय प्लस ओ, वृद्धि संधि नहीं करनी है। यहाँ पर ए आ रहा है प्लस यहाँ ओ आ रहा है, बराबर बड़ा ओ होना चाहिए था वृद्धि संधि के अनुसार। अब वृद्धि संधि में ही अब बात पढ़ रहे हैं कि वृद्धि संधि का नियम तो लग रहा है, लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगी। क्योंकि ये सूत्र कह रहा है ओमांगोष्ठ ओम और आ आने पर ए प्लस ओ बराबर बड़े ओ में नहीं बदलेगा। ओम शब्द आने पर पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप होने पर बना शिवाय, शिवायोम, शिवायोग। इसी प्रकार से शिव प्लस ए ही, शिव प्लस ए ही, अब ये जो ए ही बन रहा है ये आ प्लस ई से बन रहा है, बराबर ए बनेगा आ प्लस ई से। तो यहाँ पर आ आने के कारण, पहले ए में क्या आने पर आ आने के कारण ये किस में बदलेगा, पररूप आदेश हो जाएगा और शिवे ही बनेगा। शिवे ही, ये ना सोचा कि यहाँ पर तो ओ और आ इनमें से कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो ए बन रहा है आ प्लस ई से बन रहा है, आ प्लस ई बराबर ए। अब इस ए में मुख्य रूप से दो वर्ण हैं, आ और एक ई। तो पहले तो आ है, आ होने के कारण इसमें पररूप आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पररूप संधि है। अब प्लस ए ही, अब प्लस ए ही, और ये भी बना अब ए ही, ये भी पररूप संधि है। आगे देखिए अगला वार्तिक, ये मैंने कल बता दिया था। एते धत्युत्सु, एते धत्यु, एते धत्युत्सु, यानी ये वार्तिक कह रहा है कि एकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत एति, एति, एध, एधति, ऊठ, सु,
तो ये एकारांत उपसर्ग के बाद, एकारांत उपसर्ग के बाद एज आदि इण धातु, एज आदि इण धातु, इण धातु, एध धातु, ऊह, एध धातु, ऊह, ऊह धातु आदि की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि एकारांत उपसर्ग के बाद में यदि कोई धातु आ जाती है, यदि कोई ऋकारांत शब्द आ जाता है और ऋकारांत में कोई धातु आ जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले प्र प्लस ऋक्षति, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें लिखा था कि एकारांत उपसर्ग के बाद में यदि कोई धातु आ जाती है तो वहां पर वृद्धि आदेश होगा। एकारांत उपसर्ग और ऋकार उपसर्गात द्वितीय धातु में कहा था कि एकारांत उपसर्ग के बाद में री आ जाती है, री यानी ऋकार धातु आ जाती है और यहाँ एकारांत उपसर्ग है तो वृद्धि आदेश होगा उपसर्गात द्वितीय धातु से। उपसर्ग उपसर्गाद द्वितीय धातु, ये नियम लगा पढ़ा था हमने। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि एकारांत उपसर्ग के बाद में एजादि गण धातु, इण धातु, एत धातु, ऊह धातु आती है तो वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे कि उप प्लस एति बराबर उपेति, वृद्धि संज्ञा होगी। तो ये है पररूप संधि का अपवाद, पररूप संधि का, पररूप संधि का अपवाद है। पररूप संधि का अपवाद क्यों है? क्योंकि पररूप संधि में लिखा हुआ है कि एकारांत उपसर्ग के बाद यदि एजते और ओस्ती शब्द आता है, एजते आता है, ओस्ती आता है, उस स्थिति में पररूप आदेश होगा। लेकिन ये पररूप संधि का क्या है? अपवाद है। उप प्लस एदते, उप प्लस एदते बराबर उपैधते, ये भी पररूप संधि का अपवाद है। आगे अब प्लस एति, अब प्लस एति अवेति, ये भी पररूप संधि का अपवाद है। पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठोह, ये भी पररूप संधि का अपवाद ही है। पररूप संधि पृष्ठ ऊह और ऊ, ये गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद। और ऊ गुण संधि में आते हैं और ऊ बनकर के ओ आदेश बड़ा, छोटा ओ आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ओ आदेश हो रहा है, ये ही गुण संधि का अपवाद है। विश्व प्लस ऊह, विश्व प्लस ऊह, विश्वऊह, ये भी गुण संधि का अपवाद है, ये भी गुण का अपवाद है। भार प्लस ऊह, भारौह, ये भी गुण संधि का अपवाद है। यानी सूत्र में लिखा है एति, सूत्र में लिखा हुआ है एति, एधति, एधति, एति, एति, एधति और ऊह, और ऊह, इन तीनों
शब्द परे होने पर एकारांत उपसर्ग के एकारांत उपसर्ग के बाद में इन तीनों में से यदि कोई भी शब्द आ जाता है तो वहां पर वृद्धि आदेश करनी है, वृद्धि संधि होती है। यानी कि एकारांत उपसर्ग होना चाहिए। जैसे कि ये सभी एकारांत हैं, ये एकारांत हैं और ये उपसर्ग नहीं है, पृष्ठ विश्व भार, लेकिन इनके बाद ऊह लिखा हुआ है। कहने का मतलब एति एति और ऊह से पहले एकारांत उपसर्ग या कोई भी शब्द होने पर, ऊह से कोई भी शब्द पहले होने पर वृद्धि एकादेश होता है। अगला देखें, सूत्र नंबर 8, अक्षादुहिन्या मुख संख्यानम, अक्षादुहिन्या मुख संख्यानम, अक्षादुहिन्या मुख संख्यानम। ये कह रहा है कि अक्ष और ऊहन, अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द होने पर, ऊहिनी शब्द होने पर वृद्धि आदेश होती है। अक्ष के बाद ऊहिनी उपसंख्यानम शब्द होने पर वृद्धि आदेश होती है। अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षौहिणी, अक्षौहिणी वृद्धि संधि होती है। अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी में ए आ रहा है, प्लस इधर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ओ होना चाहिए, लेकिन वृद्धि होकर के क्या होती है, बड़ा ओ आदेश होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अक्षादुहिन्य उपसंख्यानम, यानी अक्ष और ऊहिनी, अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आने पर वृद्धि एक आदेश होता है और शब्द बनता है अक्षौहिणी। सूत्र नंबर 9 देखें, स्वादिरे ऋणो, स्वादिरे ऋणो। ये कह रहा है कि स्व के बाद में एर आ जाए, एरिन आ जाए, ऋण आ जाए। स्व के बाद में ए रे न और ए र, ये देखो, तो स्वादि, स्व आदि, स्व प्लस और यहां से एर, और यहां से ई वे न, ई वे न। तो स्व के बाद में एर शब्द और एरिन शब्द होने पर भी वृद्धि आदेश होती है, वृद्धि आदेश होती है। तो ये बनेगा स्व प्लस एर, स्वैर, यहाँ वृद्धि संधि होगी, और स्व के बाद में लिखें एरिन, तो ये बना स्वई ऋण, यहाँ भी वृद्धि संधि होगी। यानी कि स्व शब्द के बाद में इन शब्द और इरिन शब्द होने पर भी वृद्धि आदेश होती है, जबकि ए प्लस ई बराबर ए होना चाहिए था, यानी गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन गुण संधि ना होकर के क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा। स्व के बाद एर और एरिन शब्द होने पर, एर और एरिन शब्द होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। अगला देखें, नंबर 10, सूत्र नंबर 10, प्रादुर्भोडोड ये शेषु, प्रादुर्भोडोड ये शु। ये कह रहा है कि प्र
के बाद में ऊह शब्द आ जाए, ऊढ़ आ जाए, ऊढ़ी आ जाए, एस आ जाए, एस्य आ जाए, तो वहां पर भी वृद्धि आदेश करना है। क्या आदेश करना है? वृद्धि आदेश। प्र के बाद में ऊह आ जाए, जैसे कि प्र प्लस ऊह, ये मैंने बताया था पहले भी। तो प्रौह वृद्धि होगी, गुण नहीं करनी है, वृद्धि करनी है। प्रादु, प्र दूह, यानी कि ऊह, यहां से बना ऊह, फिर बना ऊढ़, फिर बना ऊढ़, फिर बना ऊढ़, ऊढ़ी, ऊढ़ी बना, ये के स्थान पर ई हो गया। फिर बना एस्य, एस्य बना, और फिर बना लास्ट में, एस्य के बाद में लास्ट में एस, ए और स, एस। तो प्र उपसर्ग पहले होगा, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस्य और एस्य, ये शब्द बाद में होंगे, तो वृद्धि आदेश करनी है। जैसे कि प्र प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़, यहाँ भी वृद्धि होगी। प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, यहाँ पर भी वृद्धि आदेश होगी। प्र प्लस एस्य प्रेष्य, यहाँ पर भी वृद्धि आदेश होगी। और प्र प्लस एस प्रेश, यहाँ पर भी वृद्धि आदेश। ये सब पूर्व रूप संधि का अपवाद है। संधि होगी वृद्धि, और अपवाद किसका है? अपवाद किसका है? अपवाद है पर रूप संधि, पर रूप संधि का अपवाद। तो याद रखें, प्र प्लस ऊह, प्रादु हो डोड ये शेषु, और स्वादि रे ऋणो, और अच्छादुहिन्य उपसंख्यानम, और एके धतु सु। सभी सूत्रों में ये सभी सूत्र किसी गुण संधि का अपवाद है, कोई रूप संधि का अपवाद है। तो यहाँ पर प्र प्लस ऊह बराबर प्रौढ़ बनता है, ये वृद्धि संधि होगी। और अपवाद किसका है? पर रूप संधि का अपवाद है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगली संधि देखें, अगली संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट सागे पर। संधियाँ पढ़ने के लिए और सभी व्याकरण के टॉपिक, संस्कृत ग्रामर के टॉपिक पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दीर्घ संधि में लगभग हमने आया, ये स्वर संधि में एक यण संधि, एक आयादी संधि, एक गुण संधि और एक वृद्धि संधि हमने पूरी पढ़ ली है शुरू से अंत तक। इसके बाद में आगे चलते हैं दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि का संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा विधायक सूत्र है उकालो अझस्व दीर्घ प्लुत, उकालो अझस्व दीर्घ प्लुत, उकालो अझस्व दीर्घ प्लुत, यानी मुर्गे की आवाज में प्राप्त होने वाले स्वर, मुर्गे की आवाज में प्राप्त होने वाले स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत।
स्वर ह्रस्व दीर्घ दीर्घ प्लुत संज्ञक प्लुत संज्ञक होते हैं। जैसे मुर्गा बोलता है को को कु, अब ये है प्लुत कु कु कु, ये है दीर्घ स्वर, ये है प्लुत स्वर, ये दीर्घ स्वर और ये है ह्रस्व स्वर। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। मुर्गा जो बोलता है तो उस समय ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों मात्राएं प्राप्त होती है। इसका सूत्र है, संधि विधायक सूत्र है अकह सवर्णे ते। सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ का मतलब है, अकह का मतलब है ए ई ओ री और द्री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। आपमें दोनों आते हैं, छोटा ए और बड़ा ए भी आता है, ई छोटी आती है, बड़ी ई भी आती है, ओ छोटा ओ बड़ा ओ भी आता है, री छोटी री और बड़ी री आती है। मेरी केवल छोटी होती है, इसलिए इसको दीर्घ संधि में शामिल नहीं करते हैं। दीर्घ संधि से इसको हटा दिया है क्योंकि अगहन सवर्ण दीर्घ में दीर्घ करने की आवश्यकता पड़ती है और लघु वर्ण का दीर्घ प्राप्त होता नहीं है। सवर्णे का मतलब है समान वर्ण, समान वर्ण। अब समान वर्ण से क्या मतलब लेते हैं? जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो उनको समान वर्ण कहते हैं। और दीर्घ का मतलब है, दीर्घ का मतलब है आ ई बड़ा ओ और बड़ी ई में आदेश होता है, आदेश होता है। यानी हम सीधी रूप में ये कह सकते हैं कि यदि ए के बाद ए आ रहा है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कंठी है, ई के बाद ई आ रही है, कोई सी भी ई आ सकती है, छोटी ई या बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, री के बाद री आ रही है, तो वहां पर दीर्घ संधि करनी है। अकह में केवल इन्हीं वर्णों को पढ़ा जाता है, इनके अलावा कोई वर्ण आते हैं तो वहां दीर्घ संधि नहीं मानी जाएगी। अकह में आने वाले शब्दों में समानता होने पर, उच्चारण स्थान और प्रयत्नों की समानता होने पर उन वर्णों का ही दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे कि परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। अब यहाँ पर परम में ए बोल रहा है और इसके बाद में भी ए आ रहा है, तो दोनों में समान वर्ण है। समान वर्ण का मतलब इनके उच्चारण स्थान दोनों के समान है, प्रयत्न भी इन दोनों के समान है। प्रयत्न दोनों का क्या है? विपरीत, और उच्चारण स्थान दोनों को क्या है? कंठ। तो दोनों समान है, इसलिए दीर्घ आदेश हो जाएगा, दोनों की जगह एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। और इन दोनों का एक दीर्घ क्या है? बड़ा आ, तो ये बना परमार्थ। इसी प्रकार से स्नान प्लस आगार, स्नान प्लस आगार, तो ये बना स्नानागार, स्नानागार, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी छोटी ई, दोनों समान है। समान वर्ण होने के कारण अकह सवर्ण दीर्घ से इनका दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाएगा, इन्हीं का दीर्घ होगा और ये बना सचींद्र, सचींद्र। इसी प्रकार से वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उल्लास, और ये बनेगा वधूल्लास,
बुधुल्लास, यहाँ पर भी दीर्घ प्राप्त हुआ है अकह सवर्णे दीर्घ से। आगे देखिए, वार्तिक है सकंध्वादिषु, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्य। सकंधु आदि गण में पढ़े जाने वाले, सकंधु आदि गण में पढ़े जाने वाले शब्दों की पररूप संधि होती है। पररूप संधि होती है। सकंधु आदि गण में कौन कौन से पढ़े जाते हैं? कुल का कुल प्लस अटा, सक प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, मृत प्लस अंड, मनस प्लस ईसा, पतत प्लस अंजलि, हल प्लस ईसा, लांगल प्लस ईसा, लांगल प्लस ईसा। यहाँ से समझो ये सकंधु आदि गण में पढ़े जाने वाले शब्द हैं और इन शब्दों में हमें दीर्घ प्राप्त होता है। दीर्घ होता है अकह सवर्णे दीर्घ से। ए प्लस ए बड़ा आ होना चाहिए, ए प्लस ए बड़ा होना चाहिए, ए प्लस ए बड़ा आ होना चाहिए, मृत प्लस अंत बड़ा आ होना चाहिए, मृतांड होना चाहिए, मनस प्लस ईसा से में ये मात्रा लगनी चाहिए तो मन सीसा होना चाहिए, पतत प्लस अंजलि में पतत अंजलि होना चाहिए, पतंजलि होना चाहिए, हल हल प्लस ईसा। यहाँ ए और ई है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर वृद्धि संधि होनी चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए और लांगल प्लस ईसा यहाँ पर भी गुण संधि होनी चाहिए। लेकिन ये सभी इन सभी में पररूप संधि होती है क्योंकि ये सभी सकंधु आदि गण में पढ़े जाने वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले इनकी संधि करने के लिए क्या करेंगे? कुल के ए में होने वाला ए की टी संज्ञा होकर के और टी संज्ञा होकर के तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। जब इसका लोप होगा तो ले पर हलंत लग जाएगा, ले में सीधी मात्रा लग जाएगी ए की, तो शब्द बना कुल का। ऐसे ही सक प्लस अंधु में टी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और शब्द बनता है सकंधु। ऐसे ही कर्क में टी संज्ञा होकर के शब्द बनता है करकंधु। ऐसे ही मृत में टी संज्ञा होकर के शब्द बनता है मारतंड। मारतंड वी को आर में परिवर्तित करते हैं और मारतंड बनेगा। मनस प्लस ईसा में से की इत संज्ञा हो जाएगी, से की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ने की टी संज्ञा होकर के ने में से ए अलग होकर के मनीषा शब्द बनता है मनीषा। से की तो से का तो लोप हो जाएगा संज्ञा होकर के, ने की टी संज्ञा हो जाएगी। पदक प्लस अंजलि तय का इत संज्ञा से लोप हो जाएगा, इत संज्ञा करने पर तस्य लोप से लोप कर देंगे अनंतम सूत्र से। और तय में से टी संज्ञा का लोप हो जाएगा। टी संज्ञा कौन सी होती है? किसकी होगी? ए स्वर की होती है टी संज्ञा। तो ये बना पतक पतंजलि। ऐसे ही हल प्लस ईसा, हल प्लस ईसा में से ले में से टी संज्ञा हो जाएगी, ए की टी संज्ञा होती है और शब्द बनता है हदीसा। ऐसे ही लांगल प्लस ईसा लांगलीसा, लांगली। तो इन सभी में कौन सी संधि है? पररूप संधि है।
याद रखना है कौन सी संधि है, पररूप संधि है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो, लेकिन दीर्घ संधि ना होकर के कौन सी संधि बतानी है, पररूप संधि बतानी है। अगला वार्तिक देखो, अगला वाक्य है सारंग पशु पक्षियों, सारंग पशु पक्षियों, सारंग पशु पक्षियों, सारंगो अन्य, सारंगो अन्य, सारंगो अन्य। ये कह रहा है पशु पक्षी का अर्थ भाव प्रकट होने पर सारंग, इसका मतलब है कि पशु पक्षी का अर्थ भाव प्रकट होने पर, अर्थ भाव प्रकट होने पर, यदि सारंग का अर्थ हम पशु पक्षी अर्थ भाव में प्रकट करते हैं, मान लीजिए वाक्य में आया हुआ है और वाक्य में सारंग का अर्थ पशु पक्षी से लिया जा रहा है, तो वहां पर पररूप संधि होनी है। कौन सी संधि होनी है, पररूप संधि होनी है। यदि इसी सारंग को हम बलवान बलशाली अर्थ में प्रकट करते हैं, बलवान या बलशाली अर्थ में प्रकट करते हैं, अर्थ में प्रकट करते हैं, अर्थ में प्रकट करते हैं, तो दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि होती है। इसके दो अर्थ प्राप्त होंगे। सारंग, सारंग के, यदि सारंग को हम पशु पक्षी में देते हैं सार प्लस अंग, सार प्लस अंग, तो शब्द बनता है सारंग। इसकी टी संज्ञा होगी, टी संज्ञा होने पर ए का लोप हो जाएगा और शब्द बनता है सारंग, सारंग। इसका अर्थ है पशु पक्षी, पशु या पक्षी। जबकि हम ऐसा लेते हैं सार प्लस अंग और इसका अर्थ लेते हैं हम बलशाली से, तो शब्द बनता है सारांग, सारांग। और यहाँ पर होगी दीर्घ संधि, यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। अर्थ क्या लिया हमने इसका, बलशाली। हमें नहीं लेना है, ये अर्थ वाक्य में स्वतः ही प्रकट होगा। और यहाँ पर कौन सी है, पररूप संधि। तो यदि सारंग को हम पशु पक्षी में प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ यदि पशु पक्षी के रूप में आ रहा है तब तो पररूप संधि होगी, और यदि इसका अर्थ बलवान या बलशाली के रूप में आ रहा है तो वहां पर दीर्घ संधि प्राप्त होगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखें सारंग। ऐसे ही अप अंग, अप प्लस अंग, अंग से रहित अर्थ लेने पर, अंग से रहित अर्थ लेने पर, अंग से रहित अर्थ लेने पर पररूप होगी, पररूप होगी और शब्द बनेगा क्या, अपंग, अपंग शब्द बन जाएगा। और यदि इसी का अर्थ हम लेते हैं क्या, इसी का अर्थ आंखों की पलक, आंखों की पलक, इसका अर्थ लेते हैं कि आंखों की पलक, तो वहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ। तो क्या बन जाएगा, अपांग, यानी आंखों की, आंखों की पलक।
विशेष रूप से समझें। सारंग पशुपक्षिणोः, सारंग पशुपक्षिणोः, सारंगो अन्यः। सारंग शब्द के दो अर्थ प्राप्त होते हैं, एक पशु पक्षी अर्थ में रहते हैं और दूसरा बलवान और बलशाली अर्थ में रहते हैं। यदि पशु पक्षी अर्थ में इसका आ रहा है तब पररूप संधि करनी है और शब्द बन जाएगा सारंग, सार प्लस अंग सारंग बन जाएगा। यदि बलशाली इसका अर्थ प्रकट हो रहा है तो शब्द तो संधि हो जाएगी सारांग। ऐसे ही अपंग शब्द है, अप प्लस अंग, यदि अंग से रहित अर्थ लिया जा रहा है तब तो पररूप संधि होगी और शब्द बन जाएगा अपंग। और यदि अप प्लस अंग का हम अर्थ ले रहे हैं आंखों की पलक से तो शब्द बन जाएगा अपांग और आंखों की पलक और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला देखें सीमन प्लस अंत। सीमन प्लस अंत सिर की मांग अर्थ ग्रहण करते हैं। यदि सिर की मांग अर्थ ग्रहण करते हैं, सिर की मांग अर्थ ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में सिर की मांग अर्थ ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में पररूप संधि करनी है, पररूप संधि और शब्द बन जाएगा क्या सीमंत। सीमंत माने है सिर की मांग, संधि हुई कौन सी पररूप संधि हुई। सीमन में न का अनंत्यम से लोप हो जाएगा और मैं में ए की टी संज्ञा हो जाएगी और टी संज्ञा होने पर शब्द बन जाएगा सीमंत। यदि इसी सीमन प्लस अंत का अर्थ ग्रहण किया जाए मुख्य सीमा सरहद अर्थ, मुख्य सीमा या सरहद अर्थ लिया जाए, मुख्य सीमा सरहद या अर्थ लिया जाए तो वहां पर होगी दीर्घ संधि, तो शब्द बन जाएगा सीमांत। सीमांत, सीमांत माने है सरहद, सरहद। तो मैंने तीन शब्द समझाए, एक सारंग, एक अपंग, एक सीमंत। इन तीनों के दो दो अर्थ होते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। सारंग, सारंग, सारंग माने पशु पक्षी। तो दूसरा अर्थ क्या है सारंग का? दूसरा अर्थ है बलशाली। अगला था अपंग। अपंग माने अंग से रहित। और दूसरा अर्थ बताया आंखों की पलक। तीसरा बताया सीमंत। सीमंत, सीमंत का अर्थ बताया मैंने सिर की मांग, सिर की मांग या सरहद। दूसरा अर्थ बताया सरहद। पशु पक्षी लेने पर तो पररूप होगी, बलशाली लेने पर दीर्घ संधि होगी, अंग से रहित होने पर पररूप होगी, आंख की पलक लेने पर होगी दीर्घ संधि, सिर की मांग लेने पर पररूप संधि होगी और सरहद लेने पर होगी दीर्घ संधि। सारंग, अपंग और सीमंत। तो पररूप यदि दीर्घ संधि बनाते हैं तो बनता है सारंग, अपांग और सीमांत। इस तरह से अगला नियम देखेंगे, अगली संधि पढ़ेंगे।
अगली संधि है परलोप। परलोप संधि। परलोप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति। ये नियम कह रहा है कि एकारांत उपसर्ग और एकारांत उपसर्ग कौन कौन से आ जाते हैं? मान लीजिए प्रय, उप, अप, अब, इनके बाद में ए और ओ, ऋस्व ए ऋस्व ओ से प्रारंभ क्रियापद हो, उसे प्रारंभ क्रियापद हो तो पररूप आदेश होता है। तो पररूप आदेश होता है। जैसे कि प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते, पररूप आदेश हो जाएगा। एजते ये क्रियापद है, ए से प्रारंभ हो रहा है। उप प्लस ओस्ति ये बन जाएगा उपोस्ति, कोई परिवर्तन नहीं है, पररूप आदेश हो रहा है। उप प्लस एजते उपेजते, प्र प्लस ओस्ति प्रोस्ति, ये भी पररूप आदेश है। इसके अपवाद में देखें, एक के धत्युत्सु, ये मैंने अभी पढ़ाया था, एक के धत्युत्सु, ये कह रहा है एति ए द्वितीय ऊ शब्द आने पर वृद्धि संधि होगी। एति यदि बाद में ए तो आ रहा है लेकिन एति क्रियापद आ रहा है, एति आ रहा है, ए द्वितीय आ रहा है, ए द्वितीय आ रहा है और ऊह आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तो प्रकृति भाव संधि में यथा स्थिति रहती है, केवल प्लस का चिन्ह हट जाता है। अब वो प्लस का चिन्ह हटने का नियम है, किस नियम के आधार पर प्लस का चिन्ह हटता है? सूत्र है पहला नियम, प्लुत प्रग्रह्याम अचिनित्यम, यानी कि जहां स्वर पदांत त्रिमात्रिक का मतलब प्लुत हो, वहां प्रकृति भाव संधि होती है। जहां पर प्लस से पहले का जो अंतिम पदार्थ है, अंतिम पद है, अंतिम पद की जो मात्रा है, अंतिम पद की मात्रा कौन सी है? ए। और ए में क्या है? ए में प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर मतलब ए में त्रिमात्रिक स्वर है। त्रिमात्रिक स्वर होगा तो ए के तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें से ए का यदि यहाँ पर प्लुत स्वर प्राप्त हो रहा है और उसके बाद कोई पद आ रहा है तो प्लस का चिन्ह हट जाता है और बनता है आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। यहाँ पर जो कृष्ण शब्द का ण है, ण में ए बोल रहा है, ए कौन सा है? त्रिमात्रिक है। और त्रिमात्रिक होने के कारण यहाँ पर प्लुत प्रगृह्याम अचिनित्यम सूत्र से प्रकृति भाव संधि होगी। अगला देखें, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम, यानी कि
यानी कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ इकारांत उकारांत, उकारांत एकारांत पदों को, एकारांत पदों को प्रगृह्याम कहा जाता है। प्रगृह्याम कहा जाता है तथा अच संधि होने पर भी प्रग्रहाम संज्ञा होती है, तथा अच संधि होने पर भी प्रगृह्याम प्रग्रह्यम संज्ञा होती है। मैंने कहा यदि पदांत में, पद के अंत में, पदांत यानी पद के अंत में बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ए आ जाए, उस स्थिति में प्लस के चिन्ह को हटा देना, यथा स्थिति रहेगी। मैं यथा स्थिति बनाने का नियम बता रहा हूँ कि यथा स्थिति कौन कौन सी स्थिति में रहेगी। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्याम, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम, ई ऊ और ए आ जाए। जैसे कि हरि प्लस एतव, हरि प्लस एतव, हरि प्लस एतव में लास्ट में ई आ रही है तो इसलिए प्लस का चिन्ह हटा देंगे, हरि एतव। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम से इनकी प्रगृह्याम संज्ञा होगी, यण संधि होने पर भी प्रगृह्याम संज्ञा होगी, और प्रगृह्याम संज्ञा होने पर प्रकृति भाव संधि का निर्माण हो जाएगा। विष्णु प्लस इमौ, विष्णु प्लस इमौ, ये भी क्या बन जाएगा, विष्णु, विष्णु इमौ, विष्णु इमौ। गंगे प्लस अमु, गंगे प्लस अमु, गंगे अमु। यहाँ पर भी प्रकृति भाव संधि होगी। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम से यदि द्विवचन में कोई पद प्राप्त होता है, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्याम, यदि द्विवचन में कोई पद प्राप्त होता है, हरि की द्वितीया विभक्ति, हरि का द्विवचन, एक वचन में हरि, हरि द्विवचन में हरि बनता है, इसलिए इसलिए द्विवचन में पद प्राप्त हो रहा है। विष्णु भी द्विवचन में प्राप्त हो रहा है और गंगे भी द्विवचन में प्राप्त हो रहा है। इदुदेद द्विवचनम का मतलब है कि यदि कोई पद द्विवचन में प्राप्त हो रहा है, पद के अंत वाली मात्रा बड़ी ई में है, बड़ी ऊ में है या ए में है, तो उस स्थिति में प्राप्त होने वाला पद, पूर्व पद यदि द्विवचन में प्राप्त हो रहा है, इन द्विवचनों में प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। यही इदुदेद द्विवचनम का मतलब है। इदु, इदु द्वेद, इदुदेद द्विवचनम, ई उ और ए, यदि ये पद द्विवचन में प्राप्त हो रहे हैं, ईद का मतलब ई, दो का मतलब उ, ए का मतलब ए, यदि ये पद, ये मात्राएं द्विवचन के पद के रूप में प्राप्त हो रही हैं, यदि ये मात्राएं द्विवचन के पद के रूप में प्राप्त हो रही हो, तो वहां पर प्रगृह्याम संज्ञा होगी और प्रगृह्याम संज्ञा होकर के प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। अगला देखो, यथा स्थिति रहने का नियम। कैसे यथा स्थिति रहेगी? तो अगला सूत्र है निपात एकांश नाम, निपात एकांश नाम, ये सूत्र कह रहा है एकोवच निपात आंग वर्ज्य प्रगृह्याम स्यात्, एकोवच निपात आंग वर्ज्य
आंग वर्ज्य प्रगृह्या स्यात् प्रगृह्या स्यात् अर्थात आंग के अलावा एक स्वर वाले निपात भी आंग के अलावा एक स्वर वाले निपात भी आंग के अलावा एक स्वर वाले निपात भी प्रगृह्याम होते हैं। प्रगृह्याम होते हैं। आंग के अलावा एक स्वर वाले भी प्रगृह्याम होते हैं। प्रगृह्याम होने से प्रकृति भाव हो जाता है। एक स्वर वाले आंग के अलावा, आंग का मतलब आ को छोड़कर, यदि कोई एक मात्रिक शब्द प्राप्त हो रहा है, एक मात्रिक अकेला स्वर प्राप्त हो रहा है, एको अज, अज का मतलब एक का मतलब एक, अज का मतलब अच, केवल एक अच। एक अच कैसे? जैसे ई है प्लस, ऊ है प्लस, ए है प्लस, लेकिन आ नहीं होगा। आ को छोड़कर आंग वर्जः का मतलब आ को छोड़कर, आ को छोड़कर एक अच निपात, जो कि निपात है, अव्य है, उसकी भी प्रगृह्याम संज्ञा होती है। जैसे कि ई प्लस इंद्र, प्रगृह्याम संज्ञा हो जाएगी ई इंद्र। उ प्लस उमेश, उ उमेश, यहाँ भी प्रगृह्याम संज्ञा होगी। कहने का मतलब एको अच, एक अच, केवल एक अच, एक अच माने स्वर, केवल एक अच किसको छोड़कर? आ को छोड़कर निपात प्रगृह्याम संज्ञा होती है, और प्रगृह्याम संज्ञा होने पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। ई इंद्र, ई इंद्र बना, प्रकृति भाव हो गई। उ उमेश, उ उमेश बना, इसकी भी प्रकृति भाव संधि हो गई। ए एनक, ये भी ए एनक बनेगा, प्रकृति भाव संधि। यानी प्रकृति भाव संधि मैं बताया यथा स्थिति रहने का नियम, कब कब यथा स्थिति रहती है। अगला है अदसोमात, अगला सूत्र है अदसोमात। अदसोमात यानी अदस शब्द के साथ किसी रूप में, अदस शब्द के साथ, अदस शब्द के साथ किसी रूप में, अदस शब्द के साथ किसी रूप में यदि मैं के बाद दीर्घ ई आ जाए, यदि मैं के बाद दीर्घ ई ओ स्वर लिखा हुआ हो, तो स्वर लिखा हो तो प्रकृति भाव प्रगृह्याम संज्ञा होती है। अदस शब्द के साथ किसी रूप में यदि मैं के बाद दीर्घ ई लिखा हुआ हो, जैसे कि अदस शब्द कौन कौन से हैं, एक बार इनको समझ लीजिए। अदस शब्द में मैं के बाद अदस शब्द कौन कौन से हैं? अदस शब्द देखिए, विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम,
असौ अमु अमी प्रथमा विभक्ति में देखो, असौ अमु अमी। अदस शब्द के रूप बता रहा हूँ, अदस, असौ अमु अमी, अमूम अमू अमू, अमूम अमू अमू, अमुना अमुभ्याम, मुना अमुभ्याम, अमुभि, अमीभि। फिर बनेगा अमुना अमुष्यई, अमुष्यई, अमुभ्याम, अमु अमीभ्य, अमीभ्याम। फिर बनेगा अमुस्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्य। फिर बनेगा अमुष्य, अमुष्य, अमुयो, अमु अमीशाम, अमीशाम। फिर बना लास्ट में अमुस्मिन, अमुस्मिन, अमुयो और अमीशु। मैंने ये कहा कि अदस शब्द के साथ किसी रूप में यदि मैं के बाद दीर्घ ई हो ऊ हो, देख लीजिए मैं के बाद दीर्घ ऊ इसमें आ रहा है, ई इसमें आ रही है, और कहां पर आ रहा है, और तो कहीं नहीं है मैं के बाद, और कहीं नहीं। इन दो रूपों में दीर्घ ऊ और दीर्घ ई प्राप्त हो रही है, वहां पर भी प्रकृति भाव संधि होगी। अदस शब्द के साथ में शब्द बना अमू, अमू प्लस ईसा, शब्द बनेगा अमीसा, अमू प्लस ईसा, अमू प्लस ईसा, शब्द बना अमू ईसा, प्रकृति भाव संधि होगी। ऐसे ही अमी, अमी प्लस ईसा, आगे शब्द बना अमू, अमू प्लस अगच्छताम, अमू प्लस अगच्छताम। ऐसा ही रहेगा अमू अगच्छताम। इन अदस शब्दों में जहां शब्द के अदसो मात माँ, अदसो माँ, ये देखा अदस मात, मैं आप, मैं अंत में हूं, मैं अंत में हूं, और उस अंत में मैं के बाद क्या होना चाहिए, बड़ी ई और बड़ा ऊ, मैं के बाद बड़ी ई और बड़ा ऊ होना चाहिए। कहने का मतलब है अमू होना चाहिए या अमी होना चाहिए, और कोई शब्द इस अदस में बनता ही नहीं है। तो अमू बनता है और एक अमी बनता है, तो इनके साथ संधि कराते हैं तो उस स्थिति में प्रकृति भाव संधि प्राप्त होगी, ये याद रखें। अगला सूत्र देखें, ओत, चादि गण में प्राप्त कारान, चादि गण में प्राप्त ओकारांत, चादि गण में प्राप्त ओकारांत निपात की प्रगृह्याम संज्ञा मानी जाती है, निपात की प्रगृह्याम संज्ञा मानी जाती है। निपात की प्रगृह्याम संज्ञा
मानी जाती है। निम्नलिखित 6 निपात हैं। निम्नलिखित 6 निपात हैं। ओ हो, अहो, आहो, अभो, उताहो। जैसे कि अहो प्लस ईसा, अहो प्लस ईसा बराबर अहो ईसा। पोत, पोत का मतलब है चादी गण में प्राप्त ओकारांत। ओकारांत आ रहे हैं। चादी गण में पढ़े जाने वाले ओकारांत 6 निपात हैं। इन 6 शब्दों के योग में प्रगृह्याम संज्ञा होगी, यानी हो आ जाए, ओ आ जाए, ओ ईसा, हो ईसा, आहो ईसा, अघो ईसा, उताहो ईसा, इनकी प्रगृह्याम संज्ञा होती है। तो ओ प्लस ईसा, ओ ईसा ही शब्द बनेगा, प्रगृह्याम संज्ञा होगी। ऐसे ही सभी के साथ में प्रगृह्याम संज्ञा मानी जाती है। अगला देखेंगे रित्या। अगला नियम है रित्या। रित्या कह रहा है पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार गुण संधि होती है। पाणिनि के अनुसार गुण संधि, पाणिनि तो गुण संधि मानते हैं रित्या को। और साकल्य मुनि, साकल्य मुनि, साकल्य मुनि क्या मानते हैं? साकल्य मुनि मानते हैं प्रकृति भाव संधि। किसके? ऋत्य के अनुसार, यानी कि ब्रह्मा प्लस ऋषि। ऋत्य क्या मतलब है? री अंत में है जिसकी, ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो पाणिनि ब्रह्मर्षि मानते हैं, ब्रह्मर्षि। ये तो माना पाणिनि ने, और साकल्य मुनि ने माना ब्रह्मा, ब्रह्मा ऋषि। ये है प्रकृति भाव। दो ऋषि अलग अलग मानते हैं। ऋत्विक के योग में दोनों कर सकते हैं, प्रकृति भाव संधि भी होती है और गुण संधि भी होती है। प्रकृति भाव संधि और गुण संधि। लेकिन पाणिनि प्रकृति भाव संधि मान रहे हैं, और साकल और कौन से? साकल्य मुनि, साकल्य मुनि मान रहे हैं प्रकृति भाव संधि। इस तरह से स्वर संधि, पूरी स्वर संधि अब खत्म होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। स्वर संधि, मैंने स्वर संधि पूरी पढ़ा दी है, प्ले लिस्ट में देखना स्वर संधि के बारे में। इस चैनल को एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।